साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी में। ये सभी क्वेश्चंस अदर स्टेट में जो एग्ज़ाम हुए हैं पशुधन के, वहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस आज होंगे, बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, डिस्कस करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा 4 मिनट आपके जो कल का मॉडल पेपर हमने आपको टेस्ट दिया था उसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो 2-3 मिनट जरा उन क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है कल के क्वेश्चन। किसी ने भी सभी के आंसर सही नहीं दिए, हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सारे आंसर सही दिए हैं, कुछ ही क्वेश्चन गलत हुए हैं, लेकिन सभी आंसर सही किसी ने नहीं दिए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन था कि कॉकिनियल एक इंसेक्ट होता है, वो किससे प्राप्त होता है? तो जो कॉकिनियल इंसेक्ट होता है वो प्राप्त किया जाता है कोकस कैक्टाई से। किससे? कोकस कैक्टाई से प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए कोकिनियल एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिससे जो डाई होती है ना, डाई, केमिस्ट्री में आपने डाई पढ़ा होगा, जैसे रंग दिया जाता है किसी पदार्थ को, तो वो प्राप्त किया जाता है। तो वो है इसका आंसर। सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो एनिमल है वो फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग प्रोड्यूस कर सकता है? तो अब मैंने आपको बताया भी था, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, क्या एपीकल्चर पढ़ाया था, तो मैंने कहा जो क्वीन मधुमक्खी होती है वो 2 तरह के अंडे देती है, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग। जो फर्टिलाइज एग तो एग होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और उनसे जो क्वीन और जो वर्कर होते हैं वो बनते हैं, और अनफर्टिलाइज एग से ड्रोन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखो, कौन सा कीट मनुष्य के लिए लाभदायक है? तो टर्माइट, दीमक तो हो नहीं सकता, ड्रैगन फ्लाई भी हो नहीं सकता, तो सिल्क मॉथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सिल्क इंसेक्ट होता है वो मनुष्य के लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी मधुमक्खी यानी क्वीन हनी बी क्या करती है? तो क्वीन हनी बी का मेन काम होता है अंडे देना और जो है उनकी देखभाल करना। हनी बी के पालन को क्या बोलते हैं? तो बच्चे को पता है, एपीकल्चर बोलते हैं। हनी बी एकत्रित होता है, तो हनी बी कहाँ पे एकत्रित होता है? तो स्लाइवा ग्लैंड में। जो हनी बी होता है वो जो हनी होता है वो स्लाइवा ग्लैंड से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्कवर्म के पालन को क्या बोलते हैं? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिल्कवर्म के पालन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्या? सेरीकल्चर बोलते हैं। सिल्क प्राप्त किससे होता है? मैंने आपको बार बार वहाँ पर कराया था, जब मैंने आपको सेरीकल्चर कराया था। तो सिल्क हमेशा कोकून से बनता है। सिल्क मॉथ की किस अवस्था में सिल्क प्राप्त होता है? दोनों का सेम आंसर होना था, इसका आंसर भी डी होना था। सिल्क की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? मैंने आपको बताया भी था कि सिल्क में मेरोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तो सिल्क जो है प्रोटीन का बना होता है। बॉम्बैक समुराई किसके पत्तियों का भक्षण करती है? मैंने आपको बताया था कि इंडिया में 3 प्रकार की जो है वो मिलती हैं एपीकल्चर की, वो उसकी किसकी, सिल्क मॉथ की, तो वो मलबरी लीव्स का जो है खाती हैं। मधु प्राप्त होता है, तो यानी शहद किससे प्राप्त होता है? तो एपिस जो स्पीसीज होती हैं उनसे प्राप्त होता है। मधु यानी शहद का नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन, न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक। देखिए जो शहद होता है वो एसिडिक होता है, उसका जो पीएच रेंज होता है वो करीब करीब 4 से लेकर 6.5 के बीच में होता है। ठीक है, तो जो हनी होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। सिल्क ग्लैंड परिवर्तित होती हैं किससे? तो सिल्क ग्लैंड जो है स्लाइवा ग्लैंड से परिवर्तित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुर्गी में कोलेरा द्वारा उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो पास्चुरेला, ये बैक्टीरियल डिजीज है, पास्चुरेला डिजीज से ये उत्पन्न होता है। ठीक है, अलवणीय जल में पाई जाने वाली खाद्य मछली कौन है? अलवणीय जल में पाई जाने वाली खाद्य मछली कौन है? इसका आंसर क्या होगा? हिल्सा। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो थोड़ा इस पर स्टार लगाई, मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं नीचे कमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक ब्रॉयलर कौन है? तो ब्रॉयलर कौन सा है इनमें से? ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दो आपको करेक्ट आंसर लग सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर पॉलीमाउथ रॉक है। ठीक है, क्यों है? अगर ये बोलता कि भारत में सबसे ज़्यादा मीट देने वाला एग कौन सा होता है, तब तो कड़कनाथ होता है, लेकिन सिर्फ इसने ये बोला कि सबसे अच्छा ब्रॉयलर कौन है। तो ब्रॉयलर कौन सा होता है? पॉलीमाउथ रॉक। ब्रॉयलर मैंने आपको बताया था कि जो हैन होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है ब्रॉयलर, एक होता है लेयर। ब्रॉयलर को मीट के लिए पालते हैं और लेयर के लिए अंडे के लिए पालते हैं। तो यहाँ पे पॉलीमाउथ रॉक जो है सबसे ज़्यादा मीट देने वाली स्पीसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के मांस को अच्छा माना जाता है, क्योंकि मछली के मांस को अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए माना जाता है। मछली के लिवर के तेल में कौन सा विटामिन अधिकता में मिलता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी फिश लिवर ऑयल में अधिकता से मिलता है। मुर्गियों में
प्यूलोरुम उत्पन्न होता है, तो मुर्गियों में जो प्यूलोरुम डिजीज़ होता है वो साल्मोनेला द्वारा होता है। किससे? साल्मोनेला के द्वारा होता है। बस इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए आपके लिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। जो हमारे 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीनस ऑफ गोट यानी बकरी का वंश कौन सा होता है? तो बकरी का जो वंश, बकरी का वैज्ञानिक नाम आपको पता है क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है कैप्रा हिरकस। क्या? कैप्रा हिरकस इसका ज़ूलॉजिकल नेम होता है। मैंने आपको बताया तो जो पहला नाम होता है वो जीनस को दिखाता है यानी वंश को दिखाता है, और जो दूसरा नाम होता है वो इसकी जाति को दिखाता है। तो जब इसका ज़ूलॉजिकल नेम कैप्रा है तो ये जीनस को दिखा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैप्रा। ठीक है, तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या, जीनस क्या हो गया? कैप्रा। वैसे ओविस एरिस, ओविस एरिस किसका ज़ूलॉजिकल नेम होता है? सिप का। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविस एरिस। तो ओविस का जीनस यानी वंश क्या हो जाएगा? सिप का, ओविस हो जाएगा। बॉस इंडिकस या बॉस टॉरस, जो बॉस टॉरस होता है वो किसका वैज्ञानिक नाम होता है? काऊ का होता है। ठीक है, और बुबेलिस किसका होता है? ये होता है भैंस का, बफेलो का। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि नेक्स्ट क्या है? स्प्लेनिक फीवर इज अनदर नेम ऑफ, जो स्प्लेनिक फीवर है वो किसका दूसरा नाम है? तो देखिए एंथ्रेक्स बहुत ही फेमस बीमारी, मैंने आपको 1000 बार बताया है, कैटल में होने वाली बीमारी है। जो एंथ्रेक्स है वो उसका दूसरा नाम स्प्लेनिक फीवर है। ये एक जो है बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। किस बैक्टीरिया से? बैसिलस एंथ्रेसिस। किससे? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया से ये एंथ्रेक्स डिजीज़ होने वाली है। कैटल में होती है, बहुत ही फेमस डिजीज़ है। ठीक है, इसकी वजह से कई सारे सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि पेन होना, जॉइंट में पेन होना, ये इसके मेन डिजीज़ होते हैं। या खून निकलना, ये भी इसका एक मेन डिजीज़ होता है, एंथ्रेक्स। ठीक है, एफएमडी डिजीज़, फुट एंड माउथ डिजीज़ होता है। एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज़, ये भी जो है कैटल में होने वाला एक फेमस डिजीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन है कि मैटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद 4 to 6 जनरेशन इज नोन एज, यानी कि मैटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल यानी रिलेटेड इंडिविजुअल से 4 से 6 जनरेशन तक जो क्रॉस कराने की या मैटिंग की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग या फिर आउट क्रॉस ब्रीडिंग, उसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं? इन ब्रीडिंग बोलते हैं, अंतर संकरण बोलते हैं। ठीक है, जब जो है बहुत ही क्लोजली रिलेटेड कैटल्स के बीच में आपस में क्रॉस कराया जाता है, उनके बीच में रिप्रोडक्शन कराया जाता है, तो इस प्रोसेस को इन ब्रीडिंग बोलते हैं। इनका मतलब होता है अंतर संकरण, मतलब जिनके बीच में क्रॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक ही फैमिली से है, एक ही उनका रिलेशन है। ठीक है, उसको इन ब्रीडिंग बोला जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? जब जो है बहुत दूर वाले एनिमल्स का, दूर का मतलब होता है कि डिफरेंट एनिमल्स का जो है क्रॉस कराया जाए। नेक्स्ट देखो कि वर्ल्ड नंबर 1 एग प्रोड्यूसर कौन सा है, कौन सी ब्रीड है? तो आपको बताना है कि मुर्गी की कौन सी वो ब्रीड है जो सबसे ज़्यादा अंडे देती है। तो आंसर बहुत ही फेमस है, आंसर क्या हो जाएगा? वाइट लेग हॉर्न, ऑप्शन नंबर बी। वाइट लेग हॉर्न जो है सब विश्व की सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली ब्रीड है। ये एक ब्रॉयलर का काम करेगी। किसका? ब्रॉयलर क्या होता है? जो मीट देता है, लेकिन ये लेयर का काम करेगी। किसका? लेयर का काम करेगी। सबसे ज़्यादा अंडे देती है लेग हॉर्न, और इटली की नेटिव ब्रीड है। कहाँ की? इटली की नेटिव ब्रीड है। ठीक है, बाकी ये न्यू हैम्पशायर और रोड आइसलैंड रेड के बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है। आप वीडियो देख सकते हैं जब मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का कराया था, नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लें। ठीक है, या प्लेलिस्ट में जाके खुद भी आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हॉर्स इज, तो हॉर्स क्या होता है? तो हॉर्स एक नॉन रूमिनेंट होता है। क्या? नॉन रूमिनेंट फूड ऑर्गेनिज्म होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लिगामेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द उडर ब्रेकिंग डाउन? तो किस तरह का लिगामेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर जो है बी, मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट जो है फूड ब्रेक डाउन के रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट MBRT इज कंडक्टेड टू नो द एफिशिएंसी ऑफ, मैंने आपको कराया भी था ये। मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि जो पास्चुरेशन की प्रोसेस होती है, दूध को पास्चुराइज किया जाता है, तो पास्चुराइजेशन की प्रोसेस
या फिर उसकी दक्षता को, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए पास्चराइजेशन सही से हुआ है कि नहीं, जिस टेस्ट को किया जाता है उसका नाम है MBRT, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पास्चराइज्ड मिल्क की क्वालिटी को पता करने के लिए MBRT टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8वां क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स रिमेन्स सेम, थोड़ा सा यहाँ पे शायद स्पेलिंग सही नहीं करी इन लोगों ने, रिमेन्स रेजिस्टेंस ऑन हीट ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क, यानी बोलना ये चाहता है कि इनमें से कौन से विटामिन जब दूध को गर्म किया जाता है तो नष्ट नहीं होता। तो जो विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को गर्म करने पर वो नष्ट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए आपको पता ही होगा, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, केमिकल नेम है इसका, वैज्ञानिक नहीं केमिकल बोलना चाहिए, रेटिनल, क्या है, रेटिनल इसका केमिकल नेम है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, और इसकी कमी से स्कर्वी डिजीज़ हो जाता है। आप मुझे विटामिन B1 और विटामिन B12 का, विटामिन B1 और विटामिन B12 का जो है केमिकल नेम बताएंगे कमेंट में जाके, विटामिन B1 और विटामिन B12 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोगनबर्ग इज नेटिव ऑफ। अब टोगनबर्ग, देखिए आंसर क्या होगा इसका, जो टोगनबर्ग है वो टोगनबर्ग एक बकरी की ब्रीड है। किसकी ब्रीड है, मैंने आपको जब बकरी वाला चैप्टर पढ़ाया था, नीचे लिंक दे दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। टोगनबर्ग एक गोट यानी बकरी की ब्रीड है, जो कि स्विट्जरलैंड की एक फेमस ब्रीड है। किसकी, स्विट्जरलैंड की ब्रीड है। ठीक है, बकरी के लिए, और फेमस है अपनी दूध देने के लिए, बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, किसके लिए, दूध देने के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, बकरी को मैंने आपको बताया था कि 2-3 चीज़ों के लिए पाला जाता है, एक तो दूध के लिए, एक मीट के लिए, और एक जो है ऊन के लिए, वूल के लिए। कई जगह इसकी बालों का जो है ऊन भी बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो टोगनबर्ग है वो स्विट्जरलैंड की नेटिव ब्रीड है। आप मुझे कमेंट करेंगे कि जो ब्राउन स्विस बकरी की क्रॉस ब्रीड है, बकरी नहीं उसकी किसकी ब्रीड है ये, काऊ की, ब्राउन स्विस जो क्रॉस ब्रीड है वो किन 2 ब्रीड को क्रॉस करके बनती है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे अगर आपको आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ शिप, भेड़ की सबसे लंबी ब्रीड, टॉल ब्रीड कौन सी है, तो जो मैंने आपको 1000 बार करा है, जो नेल्लोरी ब्रीड है, कौन सी, जो नेल्लोरी ब्रीड है भेड़ की, शिप की, वो सबसे ज़्यादा लंबी ब्रीड मानी जाती है। कौन सी, नेल्लोरी ब्रीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मीट आप मुझे कमेंट में जाके बताएंगे कि भेड़ की मीट के लिए सबसे ज़्यादा फेमस ब्रीड कौन सी है, वेट कर रहा हूँ आपका। बाकी जो नीलगिरी ब्रीड है ये बकरी की भी ब्रीड होती है। ठीक है, इसके अलावा बीकानेरी भेड़ की ब्रीड है, जो कि राजस्थान में ज़्यादा ये इसका नेटिव प्लेस माना जाता है और वहाँ पे ज़्यादा ये मिलती है। और जो डेक्कानी ब्रीड है ये भी शिप की है और ऊन के लिए ज़्यादा पाली जाती है। ओके, अब देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या रखा है इन लोगों ने। देखिए ये है 11वां क्वेश्चन कि कर्ल्ड टो पैरालिसिस कॉज ड्यू टू, जो टो होते हैं हमारे वो, उनको पैरालाइज होना किसकी वजह, वो जो है पैरालाइज किसकी वजह से होते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं, करेक्ट आंसर है विटामिन B2। विटामिन B2 की वजह से जो हमारे वो हुए हैं, जो टो होते हैं, ठीक है, टो समझते हैं ना, पैरों के आगे के एरिया को टो बोला जाता है, तो वो किसकी वजह से पैरालाइज हो जाते हैं, तो विटामिन B2 की वजह से पैरालाइज हो जाते हैं। अब विटामिन B2 का केमिकल नेम और इसकी वजह से वो कौन सा डिजीज़ होता है आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि व्हेन 2 ब्रीड्स आर क्रॉस्ड अल्टरनेटिवली इज नोन एज, जब 2 ब्रीडों को एक अल्टरनेटिवली एक दूसरे के साथ क्रॉस कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्रिस क्रॉसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्रिस क्रॉस, ऑप्शन नंबर ए के नाम से जाना जाता है। जब 2 ब्रीड्स को अल्टरनेटिवली यानी बारी बारी से क्रॉस कराया जाता है तो उस क्रॉस को हम क्रिस क्रॉस के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्हेन ठीक है, क्रिस क्रॉस, इसके अलावा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जब जो है मदर से सन को जीन ट्रांसफ़र हो या फिर फादर से डॉटर को जीन ट्रांसफ़र हो तो इसको भी क्रिस क्रॉसिंग कहा जाता है। ठीक है,
इसके अलावा बैक क्रॉस तो आपने बहुत ही फेमस है, सुना ही होगा, जो मेंडल का जो क्रॉस है वहाँ पे आपने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस सुना होगा। बैक क्रॉस में क्या होता है, व्हेन जब किसी F1 जनरेशन को जब F1 जनरेशन को पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाता है उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लो ये मैं आपको मेंडल वाला क्रॉस दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से क्रॉस होता है मेंडल में, दोनों, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेटेरोजाइगस ड्वार्फ है। अब जब इनमें क्रॉस होगा तो होगा क्या, क्रॉस होने के बाद क्या होगा कि क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो जनरेशन बनेंगे, ये F1 जनरेशन होगी, ठीक है। अब इनका क्रॉस, F1 जनरेशन का क्रॉस जब पेरेंट के साथ कराया जाए, ठीक है, ये तो जनरेशन बन गई F1। अब इस F1 जनरेशन का क्रॉस जब हम पेरेंट के साथ, किसी भी पेरेंट के साथ, या तो फिर होमोजाइगस के साथ या फिर इसके साथ, और इस दोनों होमोजाइगस हैं, जब दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ इनका इस F1 जनरेशन का क्रॉस कराया जाता है तो इससे बैक क्रॉस कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब F1 जनरेशन का क्रॉस यानी पहली जनरेशन का क्रॉस पेरेंट के साथ कराया जाए तो उसको हम बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। जब दो ब्रीड को अल्टरनेटिवली क्रॉस कराते हैं तो उसे क्रिस क्रॉस के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी है, हाँ है। नेक्स्ट क्या है कि हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लोअर ब्लड शुगर लेवल, यानी वो हार्मोन जो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होता है और जो शुगर लेवल है उसको कम करता है। तो सबको ही पता है वो इंसुलिन है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल से, किससे, बीटा सेल से निकलता है। इसका मेन काम होता है जो शुगर का लेवल बड़ा है उसको कम करना, उसको मेंटेन करके रखना। इसके अलावा पैनक्रियाज में अल्फा सेल भी होती हैं, उनसे ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा, अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन तब स्रावित होता है जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए। जब कम हो जाए तो ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है ग्लूकागोन, और जब ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि इंसुलिन को साधारण भाषा में डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। तो इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है वो किस एनिमल से जनरली, तो इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है वो किस एनिमल से बनाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट करेंगे अगर आपको आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कुछ और भी है इसमें, हाँ और भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, इनमें से कौन सी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है। तो ऑक्सीटोसिन का स्रावण कौन करती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण करती है, जबकि थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, और एंड्रेलिन ग्लैंड से, ठीक है, एंड्रेलिन ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इससे इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो हमें इमरजेंसी कंडीशन के लिए जो है तैयार करते हैं। और ओवरी से जो है फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं, थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है हमें, यहाँ पे हमें पूछा है क्या, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन किससे होता है, ये होता है किससे, पिट्यूटरी से स्रावित होता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान हेल्प करता है। ओके, चलिए आगे देखो, आगे भी है। 15th क्वेश्चन क्या है, 15th क्वेश्चन है कि बेस्ट एज ऑफ डीहॉर्निंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, बना इन्होंने शायद पूरा टाइप करना भूल गए। अब बेस्ट एज ऑफ डीहॉर्निंग, डीहॉर्निंग का मतलब होता है सिंग, जो हॉर्न होते हैं ना, सिंग जो होते हैं कैटल्स में या जानवरों में, उनको निकालने की, उनको रिमूव करने की प्रोसेस को डीहॉर्निंग कहा जाता है। अब किस में डीहॉर्निंग की प्रोसेस, अलग अलग एनिमल्स में या कैटल्स में अलग अलग एज होती है डीहॉर्निंग की। तो यहाँ पे क्वेश्चन सही नहीं है। अब इसका आंसर 1 वीक भी हो सकता है या फिर 8 वीक भी हो सकता है, तो इसको जरा स्किप करो क्योंकि उन्होंने सही ये क्वेश्चन लिखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पहले ये पूरा हो गया ना, नहीं ये भी अभी, बेटर क्वालिटी खोया इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का खोया, आपको पता है खोया दूध से ही बनता है। अब सबसे अच्छी क्वालिटी का जो खोया होता है वो बनता है बफेलो मिल्क से, किससे, जो भैंस का दूध होता है उससे अच्छी क्वालिटी का खोया मिलता है, ठीक है। जो मिठाइयाँ बनती हैं उनमें जो खोया मिलाया जाता है वो जनरली भैंस के दूध का मिलाया जाता है, क्योंकि भैंस के दूध से अच्छी क्वालिटी का खोया और ज़्यादा खोया मिलता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। जबकि अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा फैट, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ
फैट इज़ प्रेजेंट इन विच मिल्क, सबसे ज़्यादा अमाउंट में फैट किस के मिल्क में होता है? तो सिप जो होता है, जो भेड़ है उसके मिल्क में सबसे ज़्यादा फैट होता है। अब जिसके मिल्क में फैट जितना ज़्यादा होगा वो उतना उसकी उस दूध की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता था कि सबसे भारी दूध इनमें से किसका, सबसे हैवी मिल्क किसका होता है? तो सिप का मिल्क सबसे हैवी होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बफेलो के मिल्क में सबसे ज़्यादा खोया मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि अनडिसेंडेंट कंडीशन ऑफ द टेस्टिस इनटू द स्क्रोटल सैक इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं क्या? क्रिप्टो रैकिडिज्म। देखिए ये एक ऐसी कंडीशन होती है क्रिप्टो रैकिडिज्म जिसमें जन्म से पहले ही जो टेस्टिस होते हैं मेल्स के, यानी वृषण जो होते हैं, वो स्क्रोटम में के अंदर नहीं जा पाते। समझ रहे हो ना? जो टेस्टिस होते हैं मेल के, वो स्क्रोटम यानी अंडकोश, स्क्रोटम को अंडकोश बोलते हैं, अंडकोश के अंदर नहीं जा पाते, उसको हम क्रिप्टोक्रिटिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोक्रिटिज्म बोलते हैं। अब ऐसा जनरली बहुत ही कम होता है, लेकिन ऐसा उन बच्चों के साथ होता है जो जिनका जो जन्म से पहले ही, जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं, उनके साथ कभी कभी ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो अंडकोश के अंदर, स्क्रोटम के अंदर नहीं जा पाते कुछ टाइम के लिए, तो उसको इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो 18 क्वेश्चन क्या है? मेरेक्स डिजीज इज फाउंड इन, ये बहुत ही फेमस डिजीज़ है। मैंने आपको चीख के बताया था, चिल्ला के बताया था कि मेरेक्स डिजीज़, ठीक है, बहुत ही फेमस है। और रानीखेत डिजीज़ भी बहुत फेमस है, मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे कि मेरेक्स डिजीज़ किससे रिलेटेड होता है? कैटल से, पोल्ट्री से, सिप से या फिर गोट से? आप मुझे कमेंट करेंगे। 19 क्वेश्चन देखिए कि येलो कलर ऑफ एग इज़ ड्यू टू, एग का जो येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है? तो देखो जो येलो कलर होता है वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण? जो ज़ैंथोफिल नामक पिगमेंट अंडे में पाया जाता है उस कारण उसका येलो कलर होता है। जबकि कैरोटीन, अगर ऐसा पूछता कि गाय का दूध जो थोड़ा सा येलो होता है किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। इसके अलावा कैरोटीन हमारे बालों में और नाखून में भी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन बी तो हो नहीं सकता। और एंथोसाइनिन भी एक पिगमेंट होता है जो जनरली प्लांट्स में मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ज़ैंथोफिल के कारण जो कलर होता है एग का वो येलो होता है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन भी है कि हार्मोन ऑफ मिल्क सीक्रेशन, यानी वो हार्मोन जो मिल्क सीक्रेशन को जो है प्रोत्साहित करता है, ठीक है, जो मिल्क सीक्रेशन में हेल्प करता है, आप मुझे करेक्ट आंसर करेंगे इसका। यानी मिल्क सीक्रेशन को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, ACH, प्रोलैक्टिन और TSH। ये आप मुझे कमेंट करेंगे, मैंने खास आपके लिए लिखाया है, इसका मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।